नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। संसद का नज़ारा बदला हुआ है। पिछले 10 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और 10 साल ही नहीं, मैं कह रहा हूं 2014 से पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि विपक्ष और सत्ता पक्ष की भूमिकाएं बदल जाएं। सदन की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं। सदन के अंदर दोनों पक्षों की भूमिकाएं बदल जाएं। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक इस देश में विपक्ष की भूमिका निभाती रही है और विपक्ष की भूमिका निभाने में उसका कोई जवाब नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी को भी मालूम है और जो सत्ता में रहे हैं उनको भी मालूम है। भाजपा की जो कमज़ोरी नज़र आती है वो सत्ता में आने के बाद उसके सामने समस्या आती है कि विपक्ष से निपटा कैसे जाए। अक्सर वो नैरेटिव में पीछे रह जाती है। उसकी वजह एक ही है कि सरकार भले ही भाजपा की बन जाए, सिस्टम कांग्रेस का ही काम करता है और इस सिस्टम से पूरी तरह से लड़ पाने में भाजपा अपने को अक्षम पाती है। ये पहला मौका है, मैं कह रहा हूँ 77 साल में पहला मौका है जब कांग्रेस पार्टी के सिस्टम को भाजपा चुनौती दे रही है। तो भूमिका क्या बदली है? भूमिका ये बदली है, जिस तरह की रणनीति बदली है, बल्कि कहना चाहिए भूमिका उसके बाद आती है। रणनीति बदली है भाजपा ने, उसमें पूरा विपक्ष और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी और उसमें भी गांधी परिवार बिल्कुल हक्का बक्का है, हतप्रभ है। उनको ऐसी अपने सपने में भी उम्मीद नहीं रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी इस आक्रामक रूप में सामने आएगी। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से सदन में विपक्ष के हमलों का सामना कर रही है। विपक्ष सदन चलने नहीं देता है। भाजपा जो है असहाय के रूप में देखती रहती है या हल्ले हंगामे में अपने कुछ बिल पास करवा लेती है, कानून बनवा लेती है। उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं पा रही थी और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार हो ये रहा था कि फ्लोर लीडर्स की बैठक होती थी पीठासीन अधिकारियों के पास, राज्यसभा में चेयरमैन के चैम्बर में और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में। वहाँ एक सहमति बनती थी कि हम सदन को चलने देंगे और विपक्ष की मांग होती थी कि इस मुद्दे पर हम चर्चा चाहते हैं। सत्ता पक्ष उसके लिए तैयार हो जाता था। जो समस्या आती थी वो नियम को लेकर कि किस नियम के तहत होगी, इस पर 2-4 दिन जो है हल्ला हंगामा होता था। उसके बाद उस पर भी सहमति बन जाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से, खास तौर से 2019 के बाद से, जिस तरह का डेस्परेशन कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रहा है वो इससे पहले कभी किसी विपक्षी दल में दिखाई नहीं दिया। तो करते ये थे कि ये सहमति बनाकर वहाँ से निकलते थे, हाउस में आते थे। हाउस शुरू होता था तो शर्त ये होती थी कि पहले विपक्ष के नेता को या प्रतिपक्ष को बोलने का मौका दिया जाएगा। पीठासीन अधिकारी उनको मौका दे देते थे, वो बोलते थे, अपनी बात पूरी कहते थे। सत्ता पक्ष चुपचाप सुनता था उनकी पूरी बात को और जैसे ही सत्ता पक्ष के लोगों के बोलने का समय आता था तो उसके बाद जो है हल्ला हंगामा शुरू हो जाता था। सत्ता पक्ष तो छोड़िए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का भाषण नहीं होने देते थे। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान लगातार हल्ला हंगामा, टोका टोकी, टिप्पणी, हर तरह की चीज़ हुई। प्रधानमंत्री ने हल्ले हंगामे के बीच में अपना भाषण दिया है पिछले कई सत्रों से, जब भी ऐसा मौका आया है। अब ये स्थिति जो है चलती रहती तो एक तरफा सारा मामला हो गया था कि विपक्ष आता है, अपनी बात कहता है, उसके बाद हंगामा शुरू कर देता है। सत्ता पक्ष के लोग जो है कुछ कर नहीं पाते हैं। भाजपा ने इस बार रणनीति बदली, रणनीति बदली और भूमिका भी बदली। भाजपा अपने पुराने तेवर में दिखाई दे रही है। विपक्ष के रूप में जिस तरह से आक्रामक और हमलावर रहती थी उस तरह से दिखाई दे रही है। तो विपक्ष के रूप में भाजपा आक्रामक और जो है इस तरह के तेवर में क्यों रहती थी? केवल सरकार का विरोध करना है इसलिए नहीं, ये तो एक कारण होता ही है। हर सदन में जहाँ भी डेमोक्रेसी है वहाँ विपक्ष सत्तारूढ़ दल के खिलाफ आक्रामक रहता ही है। ये कोई अनहोनी या कोई नई बात नहीं है कि भारत में ऐसा हो रहा है। हर देश में होता है जहाँ भी डेमोक्रेसी है और सदन में ये दृश्य आम होते हैं और हमारे देश में भी ये होता रहा है। लेकिन विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी की जब हम भूमिका की बात करते हैं, उसकी आक्रामकता की बात करते हैं, उसके प्रभाव की बात करते हैं,
तो उसका सबसे बड़ा कारण होता था कि भाजपा के पास और दूसरे विपक्षी दलों के पास एक क्रेडिबल मुद्दा होता था, एक ऐसा मुद्दा होता था जिस पर सरकार को घेरा जा सके, जिस पर सरकार जवाब देने की स्थिति में न हो, जिसका सरकार के पास कोई जवाब न हो। तो आप पिछले कुछ सालों के मुद्दे उठाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे सदन में उठाए हैं, 2004 से 2014 की ही बात कर लीजिए, जब मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार रही, उस दौरान के मुद्दे ही देखिए। भाजपा के पास मुद्दे कहाँ से आए? सीएजी की रिपोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसलों से, या फिर किसी सरकारी विभाग की रिपोर्ट के आधार पर, या सरकार की नीतियों के और फैसलों के आधार पर। इनको मुद्दा बनाकर जो है भाजपा सदन में आक्रामक होती थी कांग्रेस पार्टी पर, जो उस समय सत्तारूढ़ दल था, और उसका असर जो है जनता में भी होता था। उन मुद्दों के पीछे या तो किसी संवैधानिक संस्था की ताकत होती थी, यानी उसका प्रभाव होता था, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का। तो जो आरोप हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती थी, जो आरोप हैं उनकी विश्वसनीयता बढ़ जाती थी, और जब सत्तारूढ़ दल यानी कांग्रेस पार्टी उसका जवाब नहीं दे पाती थी, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती थी, तो उसका प्रभाव बढ़ जाता था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी के रूप में ज़्यादा प्रभावी नज़र आती है। अगर आप पिछले 10 साल की बात करें, बाकी उससे पहले की बात छोड़ दें, जनसंघ के समय या फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी तब की बात छोड़ दें, उस समय सोशलिस्ट पार्टी भी हुआ करती थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बड़े बड़े नेता होते थे, कम्युनिस्ट पार्टी भी एक समय बड़ी पार्टी हुआ करती थी। उस समय की बात अभी छोड़ दें, केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे उठाए उसके आधार पर न केवल इन संवैधानिक संस्थाओं की संस्तुति थी या उनकी रिपोर्ट उसका आधार थी, बल्कि उसके बाद जनता का समर्थन भी मिला, मतदाता का समर्थन मिला। भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं को अपनी बात समझाने में सफल रही। कांग्रेस पार्टी लगातार असफल हो रही है। कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे कहाँ से आते हैं? कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे आते हैं विदेशी संस्थाओं से, जो संस्थाएं घोषित रूप से भारत विरोधी हैं। तो कांग्रेस पार्टी जब ऐसे मुद्दे उठाती है, ऐसी बातें उठाती है जो भारत विरोधी हैं, भारत विरोधी तत्वों और संस्थानों की ओर से उठाए जाते हैं, तो फिर शक होता है। उसका असर ये होता है कि मतदाता पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बदली, उसमें सदन के अंदर की अगर अभी बात करें तो एक ये किया कि जो भी समझौता हो जाए, बात कहने का मौका पहले सत्तारूढ़ दल को मिलेगा। सत्तारूढ़ दल को मौका मिल गया, विपक्ष उसी तरह से हंगामा करता रहा, उसी हंगामे के बीच सत्तारूढ़ दल ने अपनी बात कही, हंगामा बढ़ गया तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। तो अब विपक्ष को वो जो फ्री हैंड मिलता था, जो वो खुला मैदान मिलता था, वो मिलना बंद हो गया। विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है करे क्या। दूसरा मुद्दा, ये पहली बार हो रहा है, 1999 में सोनिया गांधी लोकसभा की सदस्य बनी, 2004 में राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य बने। तब से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी पर सीधे व्यक्तिगत आरोप लगाए गए हों, और आरोप भी कैसे? भारत के विरोध में काम करने का, देश के विरोध में काम करने का, देश विरोधी ताकतों से तालमेल का, देश विरोधी ताकतों से मिली भगत का। कांग्रेस के पास बड़े आश्चर्य की बात है कि इसका कोई जवाब नहीं है। एक सवाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूछा गया कि भाई जॉर्ज सोरोस से सोनिया गांधी का संबंध क्या है, और ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के किसी सामान्य सांसद ने नहीं उठाया। ये मुद्दा उठाया राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, और उसके अलावा केंद्रीय मंत्री संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने, कि सोनिया गांधी का और जॉर्ज सोरोस का संबंध क्या है। 94 में जो संस्था बनी, डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, ये जॉर्ज सोरोस की संस्था है। इसमें जो वेबसाइट है उनकी, उस पर है सोनिया गांधी इसकी को चेयरपर्सन है, यानी उपाध्यक्ष है।
एक सीधा सा सवाल पूछा जा रहा है कि सोनिया गांधी उपाध्यक्ष है या नहीं है। अब इसका कोई सीधा जवाब कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं आ रहा है, सोनिया गांधी की ओर से नहीं आ रहा है। राहुल गांधी, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष से मिले थे और कहा था कि अब सदन की कार्यवाही चलने देंगे, आप हमारे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उनके हिसाब से जो डिफेमेटरी हैं उनको निकलवा दीजिए सदन की कार्यवाही से। तो वो अभी तक तो उस पर कोई फैसला जो है लोकसभा अध्यक्ष का आया नहीं है, लेकिन सदन नहीं चलने दिया जा रहा है। और सदन नहीं चलने दिया जा रहा है, उसके साथ साथ बीजेपी के आक्रामक रवैये का और आरोपों का निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी सोनिया गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। उन सब सवालों का आधार जो है सोरोस से उनके संबंध, और सोरोस भारत विरोधी हैं, ये बात तो सोरोस भी नहीं छिपाते, घोषित रूप से कहते हैं। और ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि $2 बिलियन का फंड बनाकर रखा है मोदी को हटाने के लिए, भारत में तख्ता पलट करने के लिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट करने में जॉर्ज सोरोस सफल हो गए। उनको लगा था कि भारत में भी सफल हो सकते हैं, तो भारत में सफलता के लिए उनको ज़रूरत थी विपक्ष की, जो मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी और मोदी सरकार के विरोधी हैं। तो उसमें सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी हुई कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठे कि वो जो अमेरिका जाते हैं या ब्रिटेन जाते हैं तो उनकी इस यात्रा की फंडिंग कौन करता है। सवाल उठे सैम पित्रोदा पर कि जिस संस्था को चलाते हैं उसके पास पैसा कहाँ से आता है। ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे नहीं पा रही है। एक आरोप लगाया पलटकर कांग्रेस पार्टी ने और कहा कि शमिका रवि, जो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की मेंबर है, उनको भी जॉर्ज सोरोस की संस्था से फंडिंग मिली थी। तुरंत जवाब आया। शमिका रवि ने कहा कि ये पैसा 2006 और 2007 में इंडियन बिजनेस स्कूल जो हैदराबाद में है, बिजनेस मैनेजमेंट का स्कूल है, उसको आई थी फंडिंग, और उस आईबीएस में वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करती थी। और कोई भी फंडिंग इस तरह की आती है तो डायरेक्ट किसी प्रोफेसर के पास या प्रोजेक्ट इंचार्ज के पास नहीं आती है, वो उस संस्था के पास आती है, यानी इस मामले में आईबीएस के पास आई। उसने किस फंड से एलोकेट किया, किससे नहीं किया, ये उसका मामला है। तो ये आरोप भी कहीं टिक नहीं पाया। दूसरी बात जो सामने आई है, मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, नाम उसमें नहीं लिया था, फौरी नेहरू। फौरी नेहरू बीके नेहरू की पत्नी है और बीके नेहरू जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई थे, जो अमेरिका में एम्बेसडर भी रहे 6-7 साल। उस समय नेहरू के समय जो है नेहरू परिवार का बोलबाला था, किसी को कुछ भी बना दिया, कहीं किसी को, बहन को कहीं एम्बेसडर बना दिया, कभी हाई कमिश्नर बना दिया, कभी यूएन में भेज दिया, किसी को भी मंत्री बना दिया, दोस्त है रिश्तेदार है उसको मंत्री बना दिया। ये सब सिलसिला जो है शुरू हो गया था 1947 से ही। लेकिन आज का मुद्दा वो नहीं है। 2009 में जॉर्ज सोरोस भारत आया और फौरी गांधी से मिला। अब क्या बात हुई ये तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि सोनिया गांधी ये बात स्पष्ट तो करें कि जॉर्ज सोरोस से उनका संबंध क्या है। देश विरोधी ताकतों से, वो जिस संस्था में वाइस चेयरमैन बताया जा रहा है उनको, वो संस्था मानती है कि कश्मीर एक अलग देश है, भारत का हिस्सा नहीं है। ऐसी संस्था के साथ विपक्ष की नेता, सबसे बड़ी नेता क्यों जुड़ी हुई हैं? वो नेता प्रतिपक्ष भी रह चुकी हैं और वो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, नेशनल एडवाइजरी कमेटी की चेयरमैन रह चुकी हैं, जो एक तरह से सुपर कैबिनेट का काम करती थी मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए। वो प्रधानमंत्री नियुक्त करती थी, वो कैबिनेट मिनिस्टर नियुक्त करती थी, वो किस मंत्रालय से किस तरह का कानून कौन सा बनेगा ये तय करती थी। वो सोनिया गांधी ऐसी संस्थाओं से क्यों संबंधित है जो भारत विरोधी हैं, जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानती हैं? सवाल इस बात का है। तो आज जो भाजपा का आपको रुख और तेवर दिखाई दे रहा है, उसमें जो प्रभाव दिखाई दे रहा है वो इसलिए
कि जो मुद्दा उठाया है भाजपा ने, उस मुद्दे में दम है, उस मुद्दे का आधार है, उस मुद्दे के दस्तावेजी प्रमाण हैं, उस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बगलें झाँक रही है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार इस तरह से इससे पहले कभी एक्सपोज नहीं हुआ। बहुत सारी बातें कही जाती थी, कभी दबे स्वर में, कभी थोड़ा बहुत कानाफूसी के स्वर में, लेकिन सीधे सीधे इस तरह का हमला, और संसद में भी लगा है, संसद के बाहर भी लगा है। राहुल गांधी स्पीकर के पास तो गए थे कि जो है उसकी प्रोसीडिंग्स से जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनको हटा दिया जाए, लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और सांसद भी हैं, उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया। राहुल गांधी अभी तक अदालत क्यों नहीं गए? उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस क्यों नहीं फाइल किया? अगर वो मानते हैं कि ये आरोप गलत है, झूठे हैं, निराधार हैं, तो उनको अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था। उनको अदालत में जाना चाहिए था कि मेरी मानहानि हो रही है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा तो उन्होंने नहीं किया, अभी तक तो नहीं किया है, आगे करेंगे कि नहीं मालूम नहीं। लेकिन ये जो बदला हुआ नज़ारा आपको संसद और संसद के बाहर दिख रहा है, उससे अगर आप पार्टियों के नाम हटा दीजिए, 1 मिनट के लिए आप नेताओं के चेहरे मत देखिए, तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और कांग्रेस पार्टी शायद सत्तारूढ़ दल है। जिस तरह के हमलावर मोड में है भारतीय जनता पार्टी, इसको इनवाइट किया है कांग्रेस पार्टी ने। लगातार 10 साल से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले हो रहे थे, अशिष्ट भाषा का, अशिष्ट शब्द भी बहुत हल्का है, भाषा का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए हो रहा था, तो ये सारा मामला दर्शाता है कांग्रेस का, और ख़ास तौर से इस समय राहुल गांधी का, उससे पहले सोनिया गांधी का जो रवैया है, वो भारत की संस्कृति, भारत की जो ताकत है सनातन की, हिंदू धर्म की, उसके खिलाफ उनके मन में हिकारत का भाव है। उसी तरह का है लगभग जैसा विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, उनके मन में था। कहते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो अकाल था उसमें इतने लोगों की मौत ना होती। कहते क्या है, सच्चाई भी है, अगर जो ऑस्ट्रेलिया से अनाज आना था भारत, वो आने देते विंस्टन चर्चिल, लेकिन चर्चिल ने वो भेज दिया दूसरी तरफ, सिंगापुर या कहीं भेज दिया उन्होंने ब्रिटिश फौजों के लिए, और कहा कि भारतीय चूहों की तरह बच्चे पैदा करते हैं। अगला वाक्य नहीं बोला, मतलब ये था कि मरते हैं तो मरने दो। उसी तरह का भाव गांधी परिवार के मन में, इस समय जो गांधी परिवार है उसके मन में भारत के लिए है, भारतीयों के लिए है, भारतीय संस्कृति के लिए है, हिंदू धर्म के लिए है। इतना सब कुछ हो गया, इतना अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं पर, गांधी परिवार ने एक शब्द नहीं बोला हिंदुओं के बारे में, लेकिन गाज़ा पर उनका दर्द फूट फूट कर बहता है। गाज़ा पर बयान देते हैं, गाज़ा पर जो है भाषण देते हैं, और गाज़ा का मुद्दा क्यों उठाते हैं? क्योंकि वहाँ मुसलमान मारे गए। तो उनकी संवेदना कहाँ है इसका पता चलता है। सार्वजनिक जीवन में जो होता है वो एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। जो उसको प्रिय होता है उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा बोलता है, जो प्रिय नहीं होता उसके बारे में थोड़ा कम बोलता है, लेकिन बोलता है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी ने तो अपने आप को एक्सपोज कर लिया। बांग्लादेश पर उनकी चुप्पी, बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार पर उनकी चुप्पी, ये बताती है कि हिंदू हित उनके मन में न कभी था, न है और न होगा। तो हिंदुओं से इस तरह की नफरत, हिकारत रखने वाले लोग, उसका नतीजा है हरियाणा और महाराष्ट्र, और आने वाले समय में इसका नतीजा आपको और दिखाई देगा, इसका असर आपको और दिखाई देगा। जिस तरह का हिंदू जागरण का वातावरण बना है देश में, वो इसी रवैये के कारण, कांग्रेस पार्टी की इसी सोच, इन्हीं नीतियों, इन्हीं कारनामों के कारण बना है। तो संसद में जो कुछ हो रहा है वो संसद सत्र खत्म होने के बाद आपको सड़क पर होता हुआ दिखाई देगा। और चूंकि लाइव टेलीकास्ट होता है संसद की कार्यवाही का,
तो पूरा देश देख रहा है, देश को समझ में आ रहा है। और संसद की कार्यवाही के लाइव टेलीकास्ट का असर होता है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण और सबसे शुरुआती प्रमाण मिला था 1996 में, जब अटल जी की 13 दिन की सरकार थी। तब जब वो बहुमत साबित नहीं कर पाए और विश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए उन्होंने जो कहा, जो भाषण दिया था, वो गांव-गांव पहुंचा। आज जो कुछ संसद में हो रहा है, वो चूँकि उस समय तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे, टेलीविज़न पर देखते थे लोग, वीसीआर पर कैसेट बनाकर दिखाया जाता था। अब तो मोबाइल पर लाइव दिखाई देता है और उसके बाद दूसरे माध्यम हैं जिनके ज़रिए हर समय आप जब चाहें तब देख सकते हैं। तो इसका असर बहुत दूर तक और बहुत देर तक होगा। ये बात अभी तक कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रही है। ये जॉर्ज सोरोस, जिसके कंधे पर सवार होकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को डुबोना चाहते थे, ये उन्हीं के गले का पत्थर बन गया है। और जॉर्ज सोरोस ही इस परिवार को लेकर डूबेगा, ये आप इंतज़ार कीजिए, बस समय की बात है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।